तो ये रील डांस क्या होता है? कुछ व्यूज के लिए ही हम उसको बनाते हैं और फेमस हो जाते हैं। तो उसको कोरियोग्राफर भाषा में हम लोग रील डांस कहते हैं। तो ये कुछ अलग स्टेप्स होते हैं इसके, क्या कैसे डिफरेंस होता है? नया कुछ भी नहीं है, डांस हमारा वही है जो पुराने 90s से चलता हुआ आ रहा है। उसमें हम नई अपनी एक्टिविटीज़ डालते हैं, नए अपने आइडियाज़ डालते हैं, नए अपने मूव्स डालते हैं, तब जाके वो अच्छा डांस बन जाता है और डांस को हम रील में यूज़ कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करूँ तो क्लासिकल को लेके कितने सजग हैं लोग, कितनी रुचि दिखाते हैं आप? जो आजकल एनसीआर के अंदर या दिल्ली में या नोएडा गुड़गांव में जो जितने भी पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, वो क्लासिकल के उसको लेके बहुत सजग नहीं है, इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं जितना वो वेस्टर्न डांस में और बॉलीवुड डांस में इतना अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एज ए करियर आपने क्यों चुना है इसको? ये जो पैसन है वो मेरा बचपन से ही है। मेरे को लगा कि भाई डांस सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए कि भाई मेरे को फ्रेंड सर्कल में पता लगा भाई डांस सीखने से या डांस करने से लड़कियां पटती हैं। आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले किस नज़रिए से देखते हैं और आपने क्या क्या अचीव किया इस डांस के द्वारा? मेरा स्टार्टिंग से मानना था मेहनत करोगे, ईमानदार रहोगे और पेशेंस रखोगे तो सारी चीज़ें पार हो जाएंगी। पढ़ाई के अलावा अपने बच्चों को और भी एक्टिविटीज़ में कैसे हम पारंगत कर सकते हैं, जिसमें कि डांस, सिंगिंग एक मुख्य भूमिका रखती है। डांस को लेकर हमारे पेरेंट्स बहुत सजग हैं और बच्चे भी आजकल डांस में खूब रुचि दिखा रहे हैं, चाहे वो रील्स हो, सोशल मीडिया हो या फिर बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म जिनमें डांस को लेकर बहुत तरह के कंपटीशन ऑर्गेनाइज करे जाते हैं इंडिया में। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज हमारे साथ में हैं सुनील गौतम जी, जो पिछले 15 सालों से एज ए कोरियोग्राफर काम कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में। बहुत से इंस्टीट्यूट चलाते हैं, स्कूल्स में जाके बच्चों को ट्रेंड करते हैं। बॉलीवुड डांस हो या फिर कोरियन डांस हो, सब में पारंगत हैं और ना जाने कितनी वेडिंग्स में ये जाके डांस सिखा चुके हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी टॉक शो में। थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग मी। भाई सुनील जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि रील्स में चाहे वो बच्चे हों या बच्चों की मम्मियाँ हों, सभी एक अलग तरह का डांस इजाद हो गया है जिसको रील डांस भी बोलते हैं आजकल। तो ये रील डांस क्या होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या होता है एक्चुअली, हम थोड़े से टाइम को फेमस होने के लिए एक 30 सेकंड का पार्ट लर्न करते हैं और उस पर वीडियो बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पे हम लोग डाल देते हैं। तो उसे ही आज के ट्रेंड में रील कहा गया है। तो और रील आजकल ऐसा है कि बस कुछ व्यूज़ के लिए ही हम उसको बनाते हैं और फेमस हो जाते हैं। तो उसको कोरियोग्राफर भाषा में हम लोग रील डांस कहते हैं। तो ये कुछ अलग स्टेप्स होते हैं इसके, क्या कैसे डिफरेंस होता है? सर ये क्या होता है, आजकल नए सॉन्ग्स आते हैं, नए सॉन्ग आते ही सब लोग उसी पर रील बना देते हैं और वो ट्रेंड में चला जाता है। नया कुछ भी नहीं है, डांस हमारा वही है जो पुराने 90s से चलता हुआ आ रहा है। उसमें हम नई अपनी एक्टिविटीज़ डालते हैं, नए अपने आइडियाज़ डालते हैं, नए अपने मूव्स डालते हैं, तब जाके वो अच्छा डांस बन जाता है और डांस को हम रील में यूज़ कर लेते हैं। बस ये होता है। तो ये अलग से सीखने आते हैं आपके पास? बिल्कुल सर। पेरेंट्स आजकल हमसे ये नहीं कहते कि सर मेरे बच्चे को ना डांस सिखाना है। हाँ। वो एक साथ में एक और चीज ऐड कर देते, सर इसको ना रील डांस सिखाओ, इसको ना रील्स पे फेमस करना है। 30 सेकंड्स का इसका वीडियो बना के हमें भेजो और हम इसको अपलोड करेंगे। अच्छा। तो ये आजकल पेरेंट्स के अंदर भी बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है कि मेरा बच्चा रील पे फेमस होना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता था, हम लोग बहुत जोर देते थे कि भाई बच्चा एक ट्रेनिंग करे, अच्छे से एक्सरसाइज करे, अच्छे से वार्म अप करे, स्ट्रेचिंग करे, तब जाके एक डांस सीखता था। बॉडी में लचीलापन आता था, बॉडी के अंदर एक स्ट्रेचेबल बॉडी होती थी जिसकी अच्छे से ट्रेनिंग करते करते फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप डांस कोरियोग्राफी कराते थे, तब जाके वो बच्चा डांस सीख जाता था। आजकल क्या हो रहा है, सिर्फ डांस कराओ, जल्दी से जल्दी उनको फेमस करो और बल्ले बल्ले, ये होता है। तो केवल बच्चे आते हैं, बच्चे की मम्मियाँ भी आती हैं? बिल्कुल सर, आजकल मम्मी तो पहले आती हैं, बच्चे से पहले तो मम्मियाँ आगे आती हैं। हाँ। कि सर क्या कहते हैं, मेरे को भी फेमस होना, आजकल ट्रेंड चल रहा है, हमारी पड़ोसन ने एक रील बनाई है, वो फेमस हो गई, मैं भी फेमस होना चाहती हूँ। तो ऐसे होते हैं बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो
नॉर्मली यूज हो रहे हैं कि रील्स के अंदर कि भाई हम डांस करेंगे या हम अच्छे अच्छे मेकअप करके वीडियोस बनाएंगे। तो ट्रेंड में आने के लिए बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स आ गए हैं। अभी आपसे मैं अगर पूछूं तो मैं देखता हूं कि साउथ में अगर चले जाएं तो वहाँ अभी भी क्लासिकल डांस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लोग बच्चों को सिखाते हैं और बहुत से इंस्टीट्यूट भी हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ में दिल्ली एनसीआर की बात करूँ तो क्लासिकल को लेके कितने सजग हैं लोग, कितनी रुचि दिखाते हैं आप? जी सर, क्लासिकल का एक है धैर्य। मैं बताऊं, क्लासिकल जो है वो एक ऐसा डांस फॉर्म नहीं है जिसको हम ऐसे सीख सकते हैं। उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा, एक पेशेंस देने पड़ेंगे, और काफ़ी टाइम बाद मिनिमम आप 5 साल के अंदर अपनी बॉडी में क्लासिकल डांस देख सकते हो। उससे पहले तो आप सिर्फ एक लर्नर हो। 5-6 साल बाद जब आप अच्छे सजग हो जाओगे, आपकी बॉडी आदी हो जाएगी, तब जाके वो क्लासिकल पोस्चर्स आपके दिखने लगेंगे, आपके भाव दिखने लगेंगे, और तब जाके थोड़ा क्लासिकल आपको आने लग जाएगा। बट जो आजकल एनसीआर के अंदर या दिल्ली में या नोएडा गुड़गांव में जो जितने भी पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, वो क्लासिकल के उसको लेके बहुत सजग नहीं है, इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं जितना वो वेस्टर्न डांस में और बॉलीवुड डांस में इतना अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्लासिकल डांस में बहुत ही कम, मतलब 100 में से सिर्फ 2 या 3 पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपने बच्चे को क्लासिकल फॉर्म में डालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक पेशेंस रखना पड़ता है, टाइम लगता है। क्यों? उसके अंदर ना रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आ पाए। पेरेंट्स सोचता है इससे अच्छा तो पड़ोसी का बच्चा कर रहा है, हम क्लासिकल क्यों कराएं, हम उसको बॉलीवुड सिखाएंगे ना। तो मेरा जो मानना है, मैं भी ट्रेनिंग करके यहाँ तक आया हूँ, बहुत ट्रेनिंग की है, बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक आया हूँ। और मतलब जो क्लासिकल डांस का है वो सिर्फ हम आजकल स्कूल्स के अंदर देख पाते हैं। स्कूल्स में हम लोग परफॉर्मेंस प्रिपेयर कराते हैं, उसके अंदर सेमी क्लासिकल का एक वे होता है, सेमी क्लासिकल का एक तरीका होता है, उसको हम दिखाते हैं परफॉर्मेंस के अंदर। सिर्फ मे बी आजकल ना जो क्लासिकल डांस है वो सिर्फ स्कूल तक सीमित रह गया है। अगर हम अलग बात कर रहे हैं तो इतने कंपटीशंस नहीं होते हैं हमें बाहर, और इतने अपने पास टीचर्स नहीं है। जाहिर सी बात है, जब बच्चा सीखेगा नहीं तो क्लासिकल टीचर बनेगा कैसे? टीचर्स भी अब गायब होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे मतलब ये जो क्रेज़ है क्लासिकल डांस का वो कम होता जा रहा है। जी। तो आपने एज ए कोरियोग्राफर इसको करियर चुना, माँ बाप ने आपको इजाज़त दे दी? क्योंकि आज के माँ बाप तो सब पढ़ने को बोलते हैं बच्चों को, पढ़ लिख के कुछ नहीं तो बैंक में क्लर्क बन जाओ या सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन आपने इंडिया को भी, मैं बता दूं आपको कि सुनील जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, और कोरिया में ये जीत के आए हैं। एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आपके बारे में पूछते हैं कि ऐसे एज ए करियर आपने क्यों चुना है इसको? सर, बहुत बड़ी एक स्टोरी है स्टार्टिंग से। एक्चुअली मेरा जो स्टार्टिंग से बचपन में मैं बारातों में डांस करता था अपने, मैं बहुत छोटे एरिया से हूँ। वहाँ पे लाइक जिला गौतम बुद्ध नगर हमारा एनसीआर में है। वहाँ पे एक बहुत छोटा सा गांव है जिसका सूबरा नाम है। हमारे गांव में नहर भी बहुत अच्छी बहती है, हमारे गांव में बाग भी हैं। तो बहुत छोटा था मेरे पेरेंट्स मुझे, जब मैं 3 या 4 साल का था, वो दिल्ली लेके आ गए थे। तो शादियों में जाते थे, डांस करते थे, मतलब बहुत अच्छा लगता था। मुझे भी इंटरनली बहुत अच्छा फील होता था, और जो लोग देख रहे होते थे वो भी तालियां बजाते थे, मतलब उनको भी बहुत कहते थे कि भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलते चलते ये जो पैशन है वो मेरा बचपन से ही है। फिर धीरे धीरे मैं आया, मतलब 5th और 6th क्लास तक आया। फिर मतलब मेरे को लगा कि भाई डांस सीखना चाहिए। डांस क्यों सीखना चाहिए वो भी अलग बात है। क्यों सीखना चाहिए कि भाई मेरे को फ्रेंड सर्कल में पता लगा भाई डांस सीखने से, डांस करने से लड़कियां पटती हैं। अच्छा, मतलब लड़कियां आकर्षित होती हैं। तो मैंने, ये तो सही है यार, मतलब फॉर पैशन नहीं, मैंने इस चीज़ के लिए स्टार्टिंग में चूज़ करा कि यार लड़कियां पटती हैं, मैं भी डांस सीखने जाऊँगा। तो घर पे बात करी, मतलब बात करने से पहले एक दिन मैं क्लास में जाके सीख के आ चुका था। हमारे दिल्ली मंगोलपुरी में एक हमारे सर हैं, प्रदीप सर, उन्हों की क्लास के अंदर मैं गया और वहाँ पर मैं सीख के आ गया। मतलब बहुत अच्छा लगा कि ये तो डांस अच्छी चीज़ है। उसके बाद घर पे बताया कि भाई मैं तो डांस सीखूंगा अब। फिर उसके बाद क्या थी कि पापा की बेल्ट थी और मेरा शरीर था। वाह। तो उस रात मेरा भूत उतर गया।
अच्छा। मतलब जो डांस का भूत था वो एकदम ही खत्म हो गया। नहीं, भूत तो डांस का नहीं, किसी और चीज का था। ये था। और पापा ने पकड़ लिया सही हाँ, जगह। पापा ने पकड़ लिया और वो दोनों चीज ही ना खत्म हो गई रातों रात। हाँ। कभी अगले दिन से अपनी किताब कॉपी निकाली और पढ़ना स्टार्ट। धीरे धीरे टाइम चलता रहा, बट मेरे अंदर दिमाग में एक था कि यार इस चीज में गलत क्या है डांस के अंदर। अब वो लड़की वाला पार्ट दूर होता गया, ये क्वेश्चन आता गया कि भाई डांस के अंदर है क्या जो मैं इतना पिटा। गलत तो है नहीं, मैं भी बहुत सारे, बॉलीवुड है अपना, बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे लोग डांस करते हैं और वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं। फिर धीरे धीरे दिमाग में ये जो क्वेश्चन था वो साइड में रखा हुआ था, पढ़ाई चलती रही, मेरा ड्राइंग में हाथ बहुत अच्छा था किस टाइम पे, मतलब मेरे पास बहुत सारी फाइल्स होती थी, मैं ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता था। धीरे धीरे मैं आया 7th क्लास में। 7th क्लास में स्कूल में क्या होता है, हमारे पीरियड लगते हैं, फिर मेरे को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 8 पीरियड लगते थे। हम लोग क्या करते थे, स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन की तैयारियां चल रही थी, मैं स्कूल में पीरियड बंक करता था। अच्छा। पीरियड बंक करने के चक्कर में मैं अपने क्लास से निकलकर वहाँ बैठ गया जहाँ प्रिपरेशन चल रही थी एनुअल डे की। वहाँ जाके बैठा क्योंकि पीरियड बंक करना था। एकदम से टीचर आ जाते हैं हमारे, पीटीआई सर, देखने कि यहाँ पे कोई पीरियड बंक तो नहीं कर रहा। भाई मेरे को तो डर लग गया, मैं तो पिटा, अब तो सोटा हाथ में होता था उन सर के। खड़ा होके मैं अपना, जो बच्चे डांस कर रहे थे उनके साथ खड़ा हो गया। फिर मैंने डांस किया, डांस फिर वही वाली बात आ गई, मैं वही उसी लाइन पे खड़ा हो गया डांस में। तो उसके बाद फिर मतलब लोग काउंट हो गए, 7 लोग थे, मैं भी 7 लोगों में खड़ा होके डांस करने लग गया। चला गया क्लास में कि फिर सर आए कि भाई कल तो 7 लोग डांस कर रहे थे, एक और कहाँ गया। फिर मुझे ज़बरदस्ती बुलाया गया कि सर ये था। फिर मैंने सर से बोला, सर मैं तो पीरियड बंक करने आया था, मैं डांस का तो मेरे पास बिल्कुल भी नॉलेज है नहीं, उस टाइम पे मेरी बॉडी थोड़ी थुलथुली होती थी। तो सर ने बोला कि चल करके दिखा। फिर हमने 7 बच्चों ने डांस किया, तो सर ने बोला कि बेटा कर ले। मैं ठीक है सर कर लेता हूँ। फिर मैंने डांस किया, कुछ टाइम धीरे धीरे घर पे भी पता लगी तो पिटा भी, फिर दोबारा पिटा। बट मैंने ज़बरदस्ती डांस किया वहाँ पे। सर ने बोला बेटा तू कर, मतलब मैं सर से मना कर रहा हूँ कि नहीं सर मुझे नहीं करना, सर मेरे को मार के करवा रहे कि बेटा कर। फिर डांस किया, प्रैक्टिसेस की, स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस हुई। बहुत टीचर्स ने मेरे को बताया कि तू बहुत अच्छा डांस करता है और करता रहे, और बहुत सारी तालियां बजी। वो तालियां बजी, जो फ्रेंड्सों ने मेरी तारीफ़ करी ना, वो मुझे भा गई कि भाई डांस इतना भी बुरा नहीं है जितना हम सोचते हैं या जितना मेरे पेरेंट्स सोचते हैं। मेरे पेरेंट्स का सिर्फ यही मानना था कि भाई किसी बनिए की दुकान पे लगा दूंगा या बनिए के पास बैठ जाएगा, कंप्यूटर चलाएगा, 20-25 हज़ार रुपये महीने के आएंगे, वो अच्छा रहेगा। बट मेरे मन में कुछ और ही था। मैंने बहुत भाग दौड़ करके धीरे धीरे, जब वो स्कूल की परफॉर्मेंस हुई उसके बाद मेरे को पता लगे कि भाई मैं डांस कर सकता हूँ और डांस के लिए बना हूँ मैं और करा सकता हूँ। फिर धीरे धीरे मेरे को इंटरेस्ट आने लग गया लोगों को सिखाने में। वहीं से मेरा सीखना और सिखाना स्टार्ट हो गया। फिर उससे अगले साल से, नेक्स्ट ईयर से, मैं खुद कोरियोग्राफ करा रहा था अपने स्कूल के अंदर। अच्छा। हाँ जी, ये था। और एक और इंसिडेंट है कि भाई उस टाइम का जुनून ऐसा था कि उस टाइम पे जो हमारे स्कूल में कोरियोग्राफर आया था डांस सिखाने, वो मैं उनको बहुत बड़ा गुरु मानता हूँ, टीचर मानता हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया, आज वो मेरी कंपनी में वर्क कर रहे हैं। अरे वाह। एज ए कोरियोग्राफर मैं उनको बहुत काम देता हूँ। अच्छा, गुरु मानता हूँ, गुरु मानते हैं, लेकिन आपकी कंपनी में आपके लिए काम कर रहे हैं। आपके लिए काम, मतलब मैं अपने लिए बोलना बहुत वो होगा। हाँ हाँ, ठीक है, आपके साथ में काम कर रहे हैं। हाँ, मेरे साथ में काम कर रहे हैं। चलिए सुनीजिए, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैंने सुना है कि आपने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है, कहीं कोरिया में आप गए थे अपनी टीम को लेके, वो क्या था कॉम्पिटिशन, पूरा बताइए। साउथ कोरिया के अंदर एक कल्चर है, के पॉप कल्चर नाम। के पॉप, वहाँ जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड है, वहाँ पर के पॉप सिंगिंग और डांसिंग वो लोग एक साथ करते हैं। अच्छा। हाँ, लाइव गाते हैं, वो डांस करते हैं, उनके ग्रुप्स हैं, उनकी एल्बम्स बनती हैं, उनकी वीडियोस बनती है, बहुत फेमस है। आज के टाइम में टीनेजर्स, गर्ल्स के अंदर के पॉप को लेके बहुत जुनून है, बहुत जुनून है। आप देखोगे सर्च मार के या कहीं भी देखोगे, के पॉप एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है। मतलब विद इन आप पिछले 10 वर्ष में इतना नहीं था जो आज के टाइम पे वो के पॉप छा चुका है पूरी इंडिया के अंदर। कोरियन कल्चर सेंटर जो अलग अलग एम्बेसीज होती हैं वो उसको ऑर्गेनाइज कराती हैं कि भाई जो कोरियन कल्चर है वो और
मतलब फेमस हो जाए, बट आज के टाइम पे बहुत फेमस हो चुका है। दौर था सर, टाइम था हमारा 2013 का, जिस टाइम पे मेरे को सीखने का बहुत जुनून था। और सीखते सीखते एक मेरे फ्रेंड की, मतलब हम ग्रुप बन जाता है डांस सीखते सीखते। मेरा फ्रेंड था अजय, उसने बताया कि भाई एक कंपटीशन है, उसमें अगर जीतते हैं तो हमें ना वॉशिंग मशीन, फ्रिज, फ़ोन जीतने के बाद ये मिलते हैं। मैंने ठीक है कर लेते हैं, जुनून तो था ही कंपटीशन करने का। तो हमने क्या करा, वीडियो एक बनाया, पूरा 6 लोगों को इकट्ठा किया, वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद हमने उसको अपलोड कर दिया। उनकी एक वेबसाइट थी कोरियन कल्चर सेंटर की, उस पर अपलोड किया और वो वीडियो हमारी सिलेक्ट हुई। वीडियो सिलेक्ट होने के बाद वीडियो जो थी, नंबर ऑफ वीडियोस में भी 150 प्लस थी। उसमें से हम लोग 24-25 ग्रुप्स को सिलेक्ट करके उन्होंने कोरियन कल्चर सेंटर बुलाया। बुलाने के बाद हमारी ग्रूमिंग कराई, हमको और बताया कोरियन कल्चर के बारे में। हमने और प्रैक्टिसेस वहाँ पर करी, कैमरा फेस हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, इंट्रोडक्शंस हुए, बहुत सारे कैमरे सामने थे। और फिर उन्होंने 12 टीम्स को सिलेक्ट किया फाइनली। 12 टीम्स का फिकी ऑडिटोरियम के अंदर एक फिनाले कराया। 2013 की मैं ये बात कर रहा हूँ, फिनाले कराया। और मतलब हमको इतना नहीं पता था कि हम उस कंपटीशन में जीत भी जाएंगे। 6 लोग थे हम। जब फाइनली रिजल्ट बुला तो हम जीते, हमें प्राइजेस मिले, बहुत अच्छी फेम मिली, न्यूज़पेपर्स में फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी इंडिया के अंदर आए, जीत गए। फ़ोन्स मिले थे हमें, नोट 7 नोट करके सैमसंग का फ़ोन होता था उस टाइम पे, वो मिले। फिर मतलब ये इतना था, मेरे को इतना पता था कि बस हम जीत गए। बट उसके बाद फिर हमें पता लगा कि भाई हम लोग क्यों जीते हैं, क्यों सिलेक्ट हुए कि हम कोरिया जाएंगे इंडिया को रिप्रेजेंट करने। अच्छा। ये हमें ऑन द डे ऑफ, मतलब था तो उनका कॉन्सेप्ट बहुत पहले का, बट हमें ऑन द स्पॉट, मुझे ऑन द स्पॉट पता लगा कि भाई हमारी टीम जो है कोरिया जाएगी इंडिया को रिप्रेजेंट करने। तो वो मतलब वो तो बहुत ही अच्छा पल था, मतलब मन में बहुत खुशी बड़ी। तो धीरे धीरे हम लोग इतनी छोटी सोसाइटी से आते हैं या गांव से आते हैं कि हमारे पास पासपोर्ट नहीं थे। पासपोर्ट नहीं थे, पासपोर्ट कैसे बनवाए हमने? वो फ़ोन जो हमें गिफ्ट में मिले थे वो सेल आउट करके हमने पासपोर्ट बनवाया, शॉपिंग्स करी, कपड़े खरीदे कि भाई हम दूसरे देश जा रहे हैं। तो ये स्टोरी थी। हम गए साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के अंदर 15 कंट्रीज़ की टीम आई थी। हमें एक प्रॉपर वॉल्वो बस मिली, कुछ बाउंसर्स मिले वहाँ पर। 1 वीक का हमारा वो ट्रिप था। पूरा साउथ कोरिया का हमारा भ्रमण हुआ, घूमे अच्छी जगह। छठे दिन हमारा 6th डे हमारे वहाँ पर एक फिनाले हुआ, सारी टीम्स को प्रेजेंट कराया। वहाँ पर के पॉप स्टार्स बहुत हमारे साथ उन्होंने परफॉर्मेंसेस की। हम बहुत अच्छे अच्छे स्टूडियो में गए जहाँ पर आजकल के जो के पॉप स्टार्स हैं वहाँ पर उनका डिब्यूट भी नहीं हुआ था, तो वहाँ पर उनका डिब्यूट स्टार्ट हुआ था। वो हमारे सामने परफॉर्म कर रहे हैं, हम उनके सामने परफॉर्म कर रहे हैं। रात को इवनिंग में फाइनल हुआ तो बहुत अच्छा स्कोर, हमारा जो स्कोर था वो बहुत अच्छा था। 2nd नंबर वाला स्कोर था। फर्स्ट जो स्कोर था वो अमेरिकन का था, बहुत ज़्यादा स्कोर था उनका। देन 2nd पे हमारा फ्रॉम इंडिया थे और 3rd पे हमारा जो रशिया है उसका रहा। तो धीरे धीरे मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज होती गई। फिर हम वापस इंडिया आए, मैंने के पॉप के बारे में पढ़ा तो मेरे को फील हुआ कि भाई हमने बहुत काफ़ी बड़ी चीज़ कर दी है। मतलब मजाक में, मतलब जुनून में प्रैक्टिस करते करते डांस के जुनून ने हमसे बहुत बड़ी चीज़ है कि ये अच्छी अचीवमेंट करवा दी है। तो ये था मेरा के पॉप का सफ़र, जो आज तक मतलब अकेला ट्रेन में बैठने में डरता था, वो बच्चा अकेला मतलब टीम के साथ वो एरोप्लेन में उड़ के साउथ कोरिया गया, इंडिया को रिप्रेजेंट करके वापस देश आ गया। उस टाइम पे मैं 12th क्लास में हुआ करता था। मेरे पूरे स्कूल में बहुत अच्छा नाम हुआ, मेरे टीचर्स ने बहुत अच्छे से मुझे सराहना दी कि बेटा बहुत अच्छा काम किया, तूने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तूने स्कूल को, तूने इलाके को। मैं मंगोलपुरी इलाके से आता हूँ, दिल्ली के अंदर है। तो ऐसा मुझे बहुत अच्छा उस टाइम पे फेम मिला। पिताजी के क्या रिएक्शन थे उसके बाद जब जीत के आए आप? सर पिताजी का ये था कि भाई चलो ठीक है, लड़का मतलब देश से अपने विदेश चला गया, एक बार घूम के आ गया और इंडिया, उनको नहीं पता था कि इंडिया रिप्रेजेंट करना कितनी बड़ी चीज़ है। फिर उन्होंने बोला ठीक है अब ये कमा लेगा। अच्छा। हाँ, अब ये कमा लेगा। हाँ। मतलब अकेला घूम के आ गया, होके आ गया है, ठीक है अब अपना अच्छे से कमा लेगा, फ्यूचर सेट कर लेगा। उनको धीरे धीरे भरोसा होने लगा
कि भाई अब मेरे को इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब वो पुराने बोल में बोलना बंद कर देता हूँ। मुझे लगा ये बोला होगा चलो जीत वीत के आ गए कोरिया घूम के, अब लग जाओ कंप्यूटर लग जाओ सीख काम लो पे। जरा, नहीं, वो किसी दुकान में लगवाते हैं तुमको। हाँ, वो धीरे धीरे सोच चेंज होती जाती है सर। जब आस पड़ोस के लोग हमारे पेरेंट्स को बोलने लग जाते हैं कि आपके बेटे ने छोटा काम नहीं, वो बहुत बड़ा काम किया है, तो वहां तब पर उनको पता है, हाँ, एहसास तब हुआ उनको होगा। एहसास हुआ कि भाई ठीक है, अब लड़का कर लेगा। हम्म तब भी थोड़ा सा डाउट तो था हम्म कि भाई क्यों इस लाइन में पड़ा है। क्योंकि देखो, एक समाज जो है वो ठीक है, आपको अच्छे तरीके से देख रहा है, बट वो आपके पीठ पीछे आपके पेरेंट्स को क्या कह रहा है वो आपको थोड़ी पता है। हमारे एक समाज में कहते हैं कि भाई नचनिया बनेगा, तो वो वर्ड थोड़ा सा अभी भी कहीं ना चुभता है कि चलो कोई नहीं, मैं सर मतलब इतना कमा के खा लेता हूँ कि मैं अभी रेंट के घर में से अपने घर में आ चुका हूँ। कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि मन में आया हो कि यार अब इसको छोड़ना पड़ेगा, मैं नहीं करूँगा? बहुत बार सर, बहुत बार आया। बट क्या था, एक ना सीखने का, लर्निंग का ना बहुत बड़ा जुनून था। मतलब मैंने कहीं भी टाइम दिया ना, एक जी जान से दिया है। सीखने का जुनून मेरे को अभी भी है। अभी भी मेरे को कोई 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा सिखाएगा ना, मैं उससे सीखूंगा। मेरे को जहाँ से मौका मिला मैंने सीखा है। चाहे वो डांस में तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीखी है, आज भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता हूँ सर्च करके, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। उस पर सर्च करके जितना सीखो। बहुत टाइम रहा कि यार ये लाइन नहीं, कोई मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं, कहीं एक डिग्री कर लेते हैं, या मेडिकल में कहीं चले जाते हैं तो एक सैलरी बंध जाएगी। बट मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई जहाँ तुमने 8 साल दे दिए, 9 साल दे दिए, 10 साल दे दिए, क्या हम फिर दोबारा लाइन चेंज करके ज़ीरो से ही से स्टार्ट होगा वो? ऐसा तो नहीं है कि भाई पिछला जो एक्सपीरियंस था इस लाइन में काम आ जाएगा, नहीं आएगा वो अपना। फिर मैंने उसको सोच के मैंने चलो 10 साल दिए ना, तो 5 साल 10 साल और देंगे, जहाँ तक ले जाएगा वहाँ तक जाएंगे। तो आप फॉरेन में हो गया है, फॉरेन में भी आपको बहुत लोगों से बात करने का मौका मिला होगा जी। तो क्या फ़र्क नज़र आता है? क्योंकि भारतीय समाज में सबसे ज़्यादा जो माँ बाप को चिंता रहती है कि हाँ बच्चा किसी तरह पढ़ लिख के एक नौकरी मिल जाए या कहीं सेटल हो जाए। एज ए पेरेंट्स कोई नहीं चाहता कि उन बच्चे क्रिकेट में आगे निकलें या किसी और प्लेयर बन के, या और किसी, जैसे आपने कहा डांस हो गया या सिंगिंग हो गया, तो इसको एज ए साइड आपकी हॉबीज़ जो हैं उस तरह से देखते हैं पेरेंट्स। लेकिन मेन स्ट्रीम आपका प्रोफेशन कोई पेरेंट्स नहीं चाहता है कि बने। हालांकि परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे जैसे अभी नई जनरेशन डेवलप हो रही है तो परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों की पीढ़ी तक माँ बाप नहीं चाहते थे। तो फॉरेन में और यहाँ में क्या समाज में कुछ डिफरेंस आपको महसूस हुआ? सर मैं तो 2013 की आपको बात बताता हूँ। मतलब अभी तो बहुत सारा ही चेंज आ चुका है, क्योंकि पेरेंट्स आजकल बहुत एजुकेटेड हो गए हैं। बच्चे को जो वो करना चाहता है वो करवा रहे हैं, इंटरेस्ट जान के कि भाई इसमें इंटरेस्ट किस चीज़ का है, हम उस चीज़ में इसको छोड़ देते हैं। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे इतना नहीं था। बट मैं जब साउथ कोरिया गया, वहाँ का कल्चर जाना मैंने, वहाँ के लोगों से बात करी, वहाँ के पेरेंट्स से मिले, वहाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पर की, और वहाँ पे बहुत लोगों से, नए नए लोगों से मिले। आज भी मैं बहुत नए लोगों से मिलता हूँ। और मतलब डिफरेंस यही था, वहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों का पहले इंटरेस्ट जानते हैं कि भाई किस चीज़ में इसका इंटरेस्ट है, किस चीज़ को ये अच्छे से कर लेगा वो। और वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले हम बच्चे को कहीं सेट नहीं कर सकते। उस टाइम पे इंडिया में था नहीं, बट अब धीरे धीरे ये चीज़ पेरेंट्स के अंदर आ रही है कि भाई बच्चे को जानो, पहचानो, और उसकी इंटरेस्ट जानो, किस चीज़ के अंदर वो जाना चाहता है, क्या करना चाहता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि भाई हमने इस लाइन में छोड़ देना है, या किसी भी लाइन में, प्रोफेशन में छोड़ देते हैं। ये है, चेंजेस बहुत आ गए सर, बहुत। तो आप वेडिंग में भी जाते हैं सिखाने के जी लिए? सर। वहाँ भी कोरियोग्राफी करते हैं? जी वहाँ का जी। कैसा एक्सपीरियंस रहता है? सर वेडिंग का एक्सपीरियंस, आजकल वेडिंग्स के अंदर अगर एक बार को खाना ना हो बट डांस परफॉर्मेंस हो, ये बहुत ज़रूरी है। मैं ईयरली 100+ वेडिंग्स कराता हूँ। मतलब 100 घर प्लस जाता हूँ, घर पे करा के आता हूँ। 2 से 2.5 मिनट की एक परफॉर्मेंस होती है, जिसके अंदर 2-3 सॉन्ग को हम मिक्स कर देते हैं। ठीक है, वो एक परफॉर्मेंस होती है। एक फैमिली में मिनिमम 5 परफॉर्मेंस होती हैं।
तो ये अच्छा। हम सिखाते हैं 5 परफॉर्मेंस विद इन 3 और 4 डेज हम लोग करा देते हैं। मैं अकेला कोरियोग्राफ करा देता हूँ क्योंकि सीज़न के टाइम पे बहुत काम होता है, तो इस वजह से मेरे को कोरियोग्राफर्स भी बढ़ाने पड़ते हैं। मेरे पास बहुत कॉल्स आती है, मैं उनको भी भेजता हूँ यही काम करने के लिए, क्योंकि ट्रेंड बहुत है। ट्रेंड जो वेडिंग डांस का ट्रेंड है, वेडिंग को मतलब आजकल क्या है, अगर मेरी शादी है तो मैं चाहूँगा कि भाई मेरी जो वेडिंग है ना वो फेमस हो जाए। वही रील वाला पार्ट आ गया ना, वही रील्स पे मेरी शादी फेमस हो जाए, ये चाह रहे हैं। तो वेडिंग्स के अंदर डांस परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा क्रेज चला है, और मैं आपको बताया कि बहुत सारी वेडिंग्स हर साल करता हूँ। तो उसमें मोस्टली बॉलीवुड सॉन्ग्स पे ही करते हाँ, हैं घर में? मैक्सिमम बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं, कुछ हरियाणवी सॉन्ग्स होते हैं, कुछ कल्चरल सॉन्ग्स होते हैं, कुछ राजस्थानी सॉन्ग्स होते हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग गणेश वंदना स्टार्टिंग करते हैं। छोटी कोई बच्ची हो गई या सिस्टर हो गई, उनकी ब्राइड या ग्रूम की, वो गणेश वंदना करती हैं, देन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मतलब बेसिक्स टू एडवांस और स्टेज स्टूडियो टू स्टेज, मतलब स्टेप 1 से लेकर स्टेप लास्ट तक, जब तक वो परफॉर्म नहीं करता बंदा ऑन स्टेज, तब तक हम उसका साथ देते हैं, तब तक हम उसके साथ रहते हैं। तो यही एक प्रोग्रेस है, चाहे वो वेडिंग का मान लो, चाहे वो स्कूल्स का मान लो, चाहे वो कॉलेजेस का मान लो। तो 5 साल से लेकर 75 साल तक की लेडी को मैंने डांस सिखाया है। तो ये अनुभव बहुत है। आजकल 50th एनिवर्सरी पर भी लोग बहुत सारी परफॉर्मेंसेस करते हैं, 25th एनिवर्सरी परफॉर्मेंस करते हैं। नया ट्रेंड है, बच्चे का बेबी शावर है, बर्थडे है, उस पर भी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस लोग प्रिपेयर करते हैं। अच्छा जी, मतलब फैमिलीज़ के अंदर डांस को लेके आजकल बहुत मतलब प्रेरणा आ रही है कि भाई हमें भी करना चाहिए। हाँ, एक दूसरे को देख के कि उनकी फैमिली में हुआ तो हम भी करेंगे। स्टार्टिंग में यही चीज़ कही कि भाई खाना ना हो लेकिन डांस परफॉर्मेंस हो। ओके जी। तो सुनील जी मुझे बताइए कि हम लोग तो जब थे कॉलेज लाइफ में थे तो बॉलीवुड डांस ही हम लोग करते थे। कभी गोविंदा को देख के करते थे, कभी राजेश खन्ना की एक्टिंग, और कभी बिल्कुल, अमिताभ बिल्कुल। बच्चन। ये लोग थे हम लोगों के डांसर। मिथुन बहुत बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल। डांसर माने जाते थे उस समय। जी, जी, जी। और अगर आप बाहर की बात करें तो हम लोग बस माइकल जैक्सन एक नाम जानते थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल उनके सर। जो 2-3 स्टेप्स थे, एक मून वॉक वगैरह, वो वही सब कॉपी जानते करते थे, रहते वो थे। कॉपी करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो अब अगर मैं पूछूं तो अब कौन कौन से डांस ट्रेंड में चल रहे हैं, और बड़े अजीब अजीब से नाम आ गए हैं, तो बताइए जरा कितनी बिल्कुल, तरह के बिल्कुल। डांस चल रहे हैं अब? सर, आजकल जो अकेडमीज़ में डांस हो रहे हैं, मैक्सिमम कंटेम्प्ररी, हिप हॉप और ब्लॉकिंग, पॉपिंग, ब्रेकिंग, ये सारे 3-4 फॉर्म्स ब्लॉकिंग ज़्यादा। पॉपिंग? लॉकिंग एंड पॉपिंग और लॉकिंग एंड ब्रेकिंग, पॉप, अच्छा। दोनों अलग स्टाइल। एक लॉकिंग पॉपिंग और ब्रेकिंग, हम्म। दोनों अलग स्टाइल है ये। आजकल तो बहुत सारी बैटल्स भी होती हैं, अंडरग्राउंड बैटल्स हम लोग उनको कहते हैं। लाइक एक ग्रुप होता है, उसी के अंदर म्यूजिक प्ले होता है, एक सामने खड़ा होता है, एक सामने खड़े होता है, वो डांस करके एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं। अच्छा। वो अंडरग्राउंड बैटल्स होती हैं, जिसके अच्छे मूव्स होते हैं, जिसने अच्छे से म्यूजिक पकड़ा, जो ऑन बीट रहा, वो वहाँ पर विनर बनता है। ये अंडरग्राउंड बैटल्स होती हैं। और दूसरा तरीका होता है, कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है, जिसके अंदर पार्टिसिपेशंस आते हैं, क्लासिकल के, बॉलीवुड के, हिप हॉप के, सारी चीज़ों के, और वहाँ पर जो अच्छा करता है वो विनर होता है। 2 तरीके के कंपटीशन होते हैं, एक अंडरग्राउंड बैटल और एक स्टेज वाला जो परफॉर्मेंसेस वाला होता है कंपटीशन। अच्छा। ये होता है। और डांस स्टाइल एकेडमी में दूसरे होते हैं, और जो अगर हम स्कूल्स के अंदर चले जाएं, वहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। वहाँ थीम बेस्ड एक प्रॉपर स्टोरी बनानी होती है, और वही हमें डांस के थ्रू दिखानी होती है। कुछ एक्ट होते हैं, कुछ थिएटर वाला पार्ट होता है। 1 से 1.5 घंटे का पूरा प्रिपरेशन कराना होता है, कंटिन्यू चलता है। उसी के अंदर बीच बीच में एक्ट होते हैं, उसी में बीच बीच में डांस होते हैं। थिएटर वाले हम लोग, मेरे पास जो कोरियोग्राफर्स हैं, कुछ वो थिएटर भी करते हैं और कुछ डांसर्स भी हैं। वो सारा एक थीम बना देते हैं स्कूल में। और अगर वेडिंग में डांस स्टाइल की बात की जाए तो एकदम फ्री स्टाइल डांस होता है। क्योंकि क्या होता है, 5 साल या 10 साल के बच्चे की बॉडी अलग है, और 75 साल तक के एक आदमी की बॉडी अलग है। मैं सामने वाली की बॉडी को देख के ईजी टू लर्न और प्रेजेंटेबल, ये कोरियोग्राफी माइंड में, ये चीज़ माइंड में रख के कोरियोग्राफी कराता हूँ कि भाई उसको सीखने में मज़ा आए, ईजी टू लर्न, जल्दी से सीख जाए, और प्रेजेंटेबल, उस पर अच्छी लगे। ये चीज़ देख के वेडिंग में फ्री स्टाइल होता है जी। ये सारी चीज़ होती हैं वेडिंग्स के अंदर। तो सुनील जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितनी देर में डांस सिखा सकते हैं किसी को? नॉन डांसर्स भी हो ना, तो विद इन 1 और 1.5, 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैं उसको डांस सिखा दूंगा। अरे वाह,
1 से 1.5 घंटे में डांसर बना दोगे आप? जी। मतलब एक गाना करा दोगे कम से कम? हाँ, 1 से 2 गाना मैं प्रिपेयर करा दूंगा। और मेरे जैसा अगर कोई अच्छा डांसर हो तो? बहुत जल्दी सर, 20 मिनट में भी करा दूंगा फिर तो बैठे कम ही time बैठे लगेगा। कुछ करा सकते हो अभी मुझे? बिल्कुल बिल्कुल करा हाँ, सकता हूँ कराइए सर, आप। बिल्कुल करा सकता हूँ। कुछ नहीं करना, यहाँ से ऊपर ले जाओ घुमाते हुए, फिर ये ले जाओ और यहाँ से नीचे ले आओ। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। वाह, ये तो वो हो गया भाई, लड़कियों वाला कुछ हो गया। हाँ step by- बिल्कुल, गोविंदा टाइप हो गया। गोविंदा और राजेश हाँ, खन्ना ये फेवरेट थे हमारे। बिल्कुल। अगर इनकी अगला copy स्टेप, करते अगर थे। इसको राइट और लेफ्ट घुमाते जाओगे अच्छा। तो ये हमारा बहुत काम आने वाला है। अच्छा। ये स्टेप हमारा ये तो फ्री स्टाइल बेसिक में बहुत चलता रहता है। अच्छा। एक होता है हमारा ना ग्रूव होता है, मैं और ये बताता गोविंदा हूँ। वाला वो जो होता है। हाँ, एक ये डाउन एंड अप एंड डाउन एंड अप, आहा। इसके साथ बॉडी के Down अंदर ना and up अप एंड and डाउन down। भाई एंड वाह। अप, ये भाई चलता वाह। रहना चाहिए। ये जो बेसिक चीजें हैं ना, अगर ना भी सिखाएं, सिर्फ एक बार बता दें हाँ, तो भी बहुत जल्दी आ जाती हैं कि भाई हाँ। हाँ अब तो होने लग गया। तेरे प्यार अरे का रस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना। तो यही सारी तो- चीजें हैं सर, डांस बॉडी के अंदर आता है। ये चलिए, किसी दिन मैं आपके साथ में 1-2 परफॉर्म करूंगा, बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल मेरी काबिलियत का अंदाजा होगा। जी जी। आता हूँ अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ये बताइए कि डांस को आपने अपनी जीवन में उतार लिया, जी जी। तो जीवन में आपके क्या परिवर्तन आए डांस को लेके? सर परिवर्तन तो काफ़ी रहे, काफ़ी परिवर्तन। जैसे कि जब हम लोग डांस सीखते हैं, जब सोसाइटी से या घर से या एक इलाके से बाहर जाते हैं डांस सीखने, ज़रूरी नहीं है अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं या कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं हमारे एरिया में ही मिलेगी वो हो सकता है आउट ऑफ स्टेशन भी जाना पड़े सीखने के लिए। तो मैं बहुत सारी जगह सीखने गया, तो सीखते सीखते बहुत सारी, जैसे एक है कि भाई पहनना क्या है हमें, ये चेंजेस बहुत आया है सर। स्टार्टिंग में मुझे पहनने का बिल्कुल भी सेंस नहीं था कि भाई डांसर्स क्या पहनते हैं या कोरियोग्राफर क्या पहनते हैं। हम तो भाई नॉर्मल फैमिली से जाते थे और नॉर्मल कपड़े पहनते थे, क्योंकि वहाँ पर फिर हम अलग ही दिखते थे। वो चेंजेस बहुत आए। एक वे ऑफ स्टाइलिंग जो हम पहनते हैं वो बहुत चेंज आया सर। हाउ टू स्पीक, कि भाई सामने वाले से हमने कैसे बात करनी है। वे ऑफ टॉकिंग, हमने सामने वाले को कैसे मनाना है या सामने वाले से कैसे सीखना है। एक सीखने की चाह वो तो स्टार्टिंग से थी, मतलब बात करने का तरीका ये बहुत चेंज हुआ। एक बात करने का तरीका और पहनने का, चलने का, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ आई। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। जब मैं डांस में आया, ट्रेनिंग के थ्रू हमने ये चीज़ भी सीखी। सिर्फ डांस नहीं, ये चीज़ भी सीखी हमने कि भाई अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं, एक अच्छा पर्सनैलिटी बनाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने मतलब बहुत पर्सनल डेवलपमेंट आपका हुआ। हाँ, पर्सनल डेवलपमेंट मैं बहुत दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। आपने बताया कि बहुत सामान्य सी आप परिवार से आते थे। हाँ जी। बहुत नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से गांव में रहते थे। अब आपको आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले किस नज़रिए से देखते हैं और आपने क्या क्या अचीव किया इस डांस के द्वारा? सर पेरेंट्स मुझे एक सेटल लड़का देखते हैं कि वो लड़का सेटल हो गया ना। मेरे शादी हो गई? हाँ जी। मैं मतलब उसी जिसके लिए वाले डांस चालू किया था वो काम हुआ कि नहीं हुआ? वो हो गया सर, वो हो गया। शादी हो गई, 2 बेटे हैं मेरे। अच्छा। हाँ, प्रियांक एंड दिव्यांक उनका नाम है। वेरी गुड। और छोटा वाला मेरा बेटा 3 साल का है और बड़ा वाला 5.5 साल का है। तो 2019 में मेरी शादी हुई थी। मतलब शादी के बाद भी मुझे बहुत सारे उतार चढ़ाव नज़र आए और सामने दिख रहे थे, बट मेरा स्टार्टिंग से मानना था मेहनत करोगे, ईमानदार रहोगे और पेशेंस रखोगे तो सारी चीज़ें पार हो जाएंगी। हर चीज़ को तुम मतलब कूदते हुए चले जाओ आगे। कि भाई अभी तक तो मैं अकेला था, अब अकेला कमा रहा था, अपना अकेला ऐश कर रहा था। अब तो मेरे जीवन में मेरा जीवन साथी आ गया, अब कैसे होगा, मैं उसके खर्चे कैसे उठाऊंगा। अभी तक तो मैं अपने ही उठाता था, बट धीरे धीरे पेशेंस रखा, हार्ड वर्क किया और आगे चलते रहे तो वो सारी चीज़ें हो गई। तो और पेरेंट्स जो है अब खुश हैं कि भाई लड़का सेटल है, अपना कर लेगा सारी चीज़ आगे। मतलब एक अच्छा सेटल्ड लड़का वो देखते हैं मेरे अंदर अब। तो अभी आपने कंपनी अपनी खोल ली है अपनी? हाँ जी सर। मेरी क्या कितने लोग हैं कंपनी में? मेरी कंपनी का नाम इंडिया कोरियोग्राफर क्लब है। उसके अंदर जो रिसेंटली हैं वो 7 से 8 कोरियोग्राफर्स वर्किंग है।
जिसमें थिएटर वाले कोरियोग्राफर हैं और डांस वाले कोरियोग्राफर हैं। और जब ऑन सीज़न जो हमारा सीज़न होता है सर, सितंबर से लेकर मार्च तक का सीज़न होता है, जो बहुत ही हैवी होता है। वहाँ पर आप मान के चलो हमने लंच करने का टाइम भी नहीं मिल पाता। तो उस टाइम पे मेरे पास 15 से 20 कोरियोग्राफर वर्क करते हैं, क्योंकि सेम टाइम पे स्कूल वर्क चलता है हमारा, सेम टाइम पे वेडिंग वर्क चलता है, साथ के साथ कॉलेज आते हैं। और 50% जो कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं, कोरियोग्राफी होती हैं, वो भी सेम टाइम पे आता है। तो बहुत ही पीक टाइम होता है उस टाइम पे। जो ट्रैवलिंग हमारी जो गाड़ियाँ या बाइक चलती है वो बहुत ही तेज़ चलती है। तो ये होता है। मेरी कंपनी जो है वो मैंने स्टार्ट की थी सर 2014 में स्टार्ट की थी ये। इंडिया कोरियोग्राफर क्लब एक, मतलब मुझे स्टार्टिंग से था कि भाई मैं इंडिया को लेके बहुत आगे तक जाऊं। इंडिया जो पार्ट है मेरे काम में भी रहे, मेरी कंपनी में भी रहे। तो नाम हमने ऐसे डिसाइड किया भाई इंडिया कोरियोग्राफर्स क्लब, जिसके अंदर बहुत सारे कोरियोग्राफर्स आपको मिलेंगे और हर इवेंट के लिए बनेंगे। वी मेक योर परफॉर्मेंस अ मेमोरेबल मोमेंट। हम आपकी परफॉर्मेंस को एक यादगार पल बनाते हैं। ये हमारी टैगलाइन है और इसको लेके ही माइंड में लेके ही हम आगे काम करते जाते हैं। सामने कोई भी हो, 0 हो या 100 हो, हम उसको एक अच्छा परफॉर्मर बना के आते हैं, जिससे वो बहुत खुश होता है। एक लोगों की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। सामने वाला जब तक ये नहीं कहता कि सर मज़े आ गए, तब तक हम उसे छोड़ते नहीं है, कराते रहते हैं, नए नए स्टेप्स कराते रहते हैं, परफॉर्मेंस सिखाते रहते हैं। 2 से 3 घंटे के अंदर सामने वाला, एक तो क्या है, एनर्जी लेवल लोगों का आजकल बहुत डाउन होता जा रहा है, तो 2-3 घंटे से ज़्यादा वो लोग डांस नहीं कर पाते। तो उस पर भी हम स्टेमिना जो बूस्ट है उस पर भी काफ़ी एकेडमीज़ के अंदर वर्क करते हैं बच्चों पे। एक्सरसाइज को ले लो या वार्म अप ले लो, तो 1 घंटे की क्लास होती है एकेडमी के अंदर। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट एक्सरसाइज कराते हैं, 15 मिनट वार्म अप कराते हैं, 15 मिनट स्ट्रेचिंग कराते हैं और 15 मिनट हमारा कोरियोग्राफी वाला पार्ट होता है। कोई एक पर्टिकुलर सॉन्ग पर हम डांस सिखाते हैं बच्चे को। 1 घंटे का बैच होता है। ये एकेडमी वाला पार्ट हो गया। और आपको मैंने कंपनी के बारे में बताया। अपनी कंपनी मेरे पास 2014 से चल रही है। अपना सारा बिलिंग वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो चुका है उस टाइम से ही। चलिए सुनील जी, अब लास्ट में मुझे बताइए कि अगर आज के दौर में किसी को डांस को एज ए करियर चूज़ करना हो, कोरियोग्राफर बनना हो या डांस एकेडमी खोलनी हो, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? एडवाइस सर यही है, स्टार्टिंग से मेरी यही रही है, हार्ड वर्क, पेशेंस और एक पैशन को लेके चलते हुए काम करो। मतलब ट्रेनिंग करो अच्छी से अच्छी। आजकल यूट्यूब्स पर बहुत ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो डांस सिखाते हैं और हम लोग भी ऑफलाइन सिखाते हैं, ऑफर करते हैं कोर्सेज। तो वो करो, 1.5-2 साल 3 साल अच्छे से ट्रेनिंग करो, अपनी बॉडी को एक लचीला बनाओ, जो सामने वाला भी कहे कि भाई डांस आता है। फिर धीरे धीरे हमारे साथ एक इंटर्न, मतलब हमारे साथ ही कोरियोग्राफी कराओ और सीखो कि सामने वाले को सिखाना कैसे है। क्योंकि सीखना और सिखाना दोनों अलग चीज़ है। ठीक है, सीखो, इंटर्न करो 1-2 साल का, फिर आप एक और अच्छा आपका माइंड लगाओ। क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है कि हम कोरियोग्राफी के अंदर नई चीज़ क्या करा रहे हैं, वो आप सर्च करो, अपना थोड़ा सा दिमाग चलाओ, आगे चलो। आजकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नए नए कोरियोग्राफर्स 1-1.5 साल में सीखते हैं, 1-1.5 साल भी नहीं होता, 2-2 3-3 महीने में कुछ वीडियोस देखते हैं यूट्यूब से, कॉपी करते हैं और वो आजकल वेडिंग कोरियोग्राफर बन जाते हैं। वेडिंग कोरियोग्राफर का मतलब हमारे देखो क्या है, हमारी यूपी में एक लाइन है कि कबूतर मरे गुलेलते, बाज नहीं मरते, बेटे होके बाप की बराबरी नहीं करते। तो वही चाहूँगा कि भाई हम किस गली से आ रहे हैं, तुम उस गली को देख भी नहीं सकते। तो देखो, करो, मेहनत करो, ज़रूरी अच्छी चीज़ है। आप लोग हमसे आगे निकलोगे, हम खुश होंगे बहुत कि भाई मेहनत करके लड़के आगे निकल रहे हैं, कोरियोग्राफर आगे निकल रहे हैं। बट एक चीज़ को ध्यान में रखो कि भाई कोई अगर आगे गया है तो वो बहुत मेहनत करके गया है। तुम उनकी डील्स को ना काटो, तुम उनके क्लाइंट्स को ना काटो, तुम उनके मतलब उनसे ही सीख के, उनके आगे बढ़ के उनको ही पीठ पीछे गलत मत कहो। हम तो सीधा कहते हैं कि भाई हमारी तारीफ सुननी है तो हमारे साथ बैठो ना, जिसके हमने लात मारी वो हमारी तारीफ थोड़ी करेगा। सही बात। तो बहुत सारी चीज़ है, कोरियोग्राफर लाइफ में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। तो बस यही था आज का सारा जर्नी चलिए हमारा। सुनील जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और डांस के बारे में भी आज बहुत सी नई चीज़ें पता चली। जी जी जी, थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच। तो अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो, आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कैसा लगा एपिसोड हमें कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए तिवारी जी टॉक शो और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।